हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मींस बेसिक, क्योंकि जो बेसिक है मतलब हम किसी के भी कंसर्न में बात कर रहे हो तो उसका जो बेसिक है जिसपे कि वो पूरा आपका बेस्ड है ना। जैसे कि हम मान लीजिए आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही तो आपको क्या बोला जाता है कि आप उसका बेसिक क्लियर करें, उसका फंडामेंटल आपको क्लियर हो तो आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। मींस कि उसका जो बेसिक है जिसपे वो पूरा बेस्ड है वो उसको हम बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल। और यहां पर हम बात कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देखिए लाइफ से मतलब यहां पे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें लाइफ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए आपके डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोआ है ना। सो देखिए सो डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इतने अलग अलग तरह के आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सबका बॉडी डिजाइन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, सबके फंक्शंस अलग हैं, है ना। सो मेनी डिफरेंस, कहां आपका एक बैक्टीरिया, कहां एक ह्यूमन बीइंग, लेकिन द वन थिंग दैट इज कॉमन इन ऑल दैम दैट आर द फंडामेंटल यूनिट, एंड दिस फंडामेंटल यूनिट इज सेल। Cells are the fundamental unit of life and these are common in all the living organisms. बैक्टीरिया से लेके वायरस से लेके आपके एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस तक, one thing that is common that are the cells. कि आप इसको जो है एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि आपकी बिल्डिंग्स, अब आप चाहे एक छोटा सा घर बना रहे हो या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, मॉल्स हो, है ना, तो वन थिंग दैट इज कॉमन, वहां पर उनकी जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, वहां पे ब्रिक्स, जो ईंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं। छोटा सा घर बनाओगे तो भी आप उसमें जो है ईंट की चिनाई करके ईंट वहां पे इस्तेमाल करोगे। जो आपकी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है वहां पर भी आपका ईंट का इस्तेमाल होगा, ब्रिक यूज होगी। तो जो ब्रिक है, ब्रिक यहां पर क्या है वहां, तो ब्रिक वहां पर क्या है, एक उसकी फंडामेंटल यूनिट है। अगर हम इस वॉल की बात करें, अब ये वॉल जो है, वॉल आपकी किससे मिलके बनी है, ब्रिक्स से। यहां पे आपने छोटी छोटी सी आपकी ब्रिक्स हैं, वो ब्रिक्स यहां पर क्या है, सेल्स हैं, जिससे कि आपका पूरा स्ट्रक्चर, पूरी आपकी वॉल यहां पर खड़ी हुई है। तो उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो फंडामेंटल यूनिट है जिससे वो मिलके बने हैं, है ना, दैट आर द सेल्स। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से मिलके बने हैं। These small structure that are the cells are the basic building organizational unit of life. Basic organizational functional structural unit of life is cells. Sorry, are cells. ठीक है। और जो आपके सेल्स हैं, सेल इज ए लैटिन वर्ड और इसका मतलब होता है ए लिटिल रूम। ठीक है, दैट मीन्स ए लिटिल रूम मीन्स कि एक छोटे से रूम की तरह है। अब ये जो आपको ये सेल, जो इसको ये नाम कहां से मिला, एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, उन्होंने जो है सबसे पहले इन 1665 में सबसे पहले कोर्क की एक स्लाइस लेके, कोर्क होती है आपकी, जो आपका पेड़ होता है, पेड़ का तना होता है, उसकी जो आउटर मोस्ट, जो तने में आउटर मोस्ट जो होता है वो जिसको बोलते हैं बार्क या छाल बोलते हैं, उसकी एक पतली सी स्लाइस लेके और उसको जो है उन्होंने एक खुद से जो है एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया और उस सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंडर में जो है उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस स्लाइस को देखा, कोर की स्लाइस को देखा, तो उसमें उन्हें जो है छोटे छोटे से उसमें जो है वो सेल्स दिखाई दिए। सेल्स वो जो दिखाई दिए वो इस तरह से जैसे कि छोटे एक बिल्डिंग में जो है छोटे छोटे रूम्स हो, तो वहां से उन्होंने उसको नाम दिया सेल। और तब से जो है वो जो नेमिंग है वो वही यूज होती हुई आ रही है, तभी से हम इनको बोलते हैं सेल्स, राइट। तो दैट साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट हुक। इन 1665, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेम दिया वो इन्होंने दिया सेल्स। ठीक है, अब जो है थोड़ा ब्रीफ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेल्स के जो बेसिक जो फीचर्स हैं
वो क्या है, देन फिर उनको डिटेल में वन बाय वन हमें स्टडी करना है। तो देखिए ये आपका एक एनिमल सेल यहाँ पे दिखाया गया है। एनिमल सेल में देखिए जो ये आउटर मोस्ट जो लेयर है ये जो है that is called the cell membrane or the plasma membrane, that is the cell membrane or the plasma membrane, plasma membrane। अब नेक्स्ट जो यहां पर एक फ्लूइड टाइप का होता है, यहाँ पे ये आपकी ये एक तरह से बाउंड्री होगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है यहाँ पर एक फ्लूइड टाइप का होता है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट फिर ये जो आपका सेंटर में जो है आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो दीज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, These are the basic feature of a cells, जिससे कि आपका सेल जो है मिलके बना हुआ होता है। फर्दर मोर जो आपका ये साइटोप्लाज्म है जो है फर्दर आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, राइट, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे प्रेजेंट होता है, वैसे आपके वैक्यूल्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, सो के बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले आपका जो है सेल मेम्ब्रेन, देन फिर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, एंड वन मोर थिंग दैट इज अबाउट द एनिमल सेल। प्लांट सेल में क्या होता है कि प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहर भी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड अ सेल वॉल, सेल वॉल। और ये आपकी किस में होती है, प्लांट सेल में, राइट, ठीक है। तो एक आउटर मोस्ट और यहां पे लेयर होगी सेल मेम्ब्रेन से बाहर जिसको सेल वॉल बोलते हैं, वो आपकी किस में होती है, प्लांट्स में होती है, ठीक है, इसकी एक तरह से इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, ठीक है, चाहे आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो यही होगा, ठीक है। तो ये यहां पर आपकी बात हुई सेल स्ट्रक्चर की। अब सेल के बेसिस पे कि जो है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। देखिए तो यहां पर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और द मल्टीसेलुलर। देखिए जैसे कि नाम से पता चला, यूनी मतलब कि यूनिसेलुलर मतलब कि सिंगल सेलुलर, जिसमें सिंगल सेल होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, दैट इज सिंगल सेल मेड अप ऑफ सिंगल सेल। एक ही सेल से पूरा जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का होता है, मतलब एक सेल ही वहां पे एक ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि आपका अमीबा, अमीबा आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये इस तरह का आपका अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ए यूनिसेलुलर। ये बस एक सेल, ये आपका एक सेल है एंड दैट इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि क्लेमेडोमोनस, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। These are the example of unicellular organisms। अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर में आपका आता है मल्टीसेलुलर, और मल्टीसेलुलर दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। मल्टी मीन्स बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, तो मल्टीसेलुलर। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स है ना, हमारी बॉडी में जो है कितने सारे सेल्स होते हैं, डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं, बल्कि वो अभी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कौन कौन से हैं, है ना। और ऐसे ही आपके प्लांट्स है ना, और जो है आपके एनिमल्स, तो ये आपके आते हैं मल्टीसेलुलर, जो कि काफी सारे सेल से मिलके बना हो, राइट। तो ये डिफरेंस समझ में आया। अब देखिए जैसे कि ये यूनिसेलुलर, अब यहाँ पर ये जो है ह्यूमंस में जो है आपके डिफरेंट काइंड के डिफरेंट, राइट। अब देखिए कि ह्यूमंस में जो है अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं और सबका अलग अलग फंक्शन होता है। हर एक ऑर्गन में, हर एक पार्ट में जो है अलग तरह के सेल्स मिलेंगे। जैसे कि ये आपका स्मूथ मसल सेल, जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स में जो आपका सेल्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के दिखते हैं, उनका ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और ये आपके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये आपके मसल्स का काम क्या है, मतलब ये क्या है, फ्लेक्सिबल है मसल, है ना। ये आपकी आप कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, फ्लेक्सिबल है। तो उसी के हिसाब से जो है सेल का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से उनका फंक्शन। अब वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड जो कर रही है, फ्लेक्सिबल है, दैट बिकॉज ऑफ दी
इट्स सेल्स, उसके सेल्स की वजह से, ठीक है। अब जैसे कि देखिए आपके बोन सेल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो अलग होंगी, ठीक है, बिकॉज बोन्स आपकी फ्लेक्सिबल नहीं है ना, तो उनका जो आपका उसकी फंक्शनिंग जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग है। उसी तरह से मसल्स का काम अलग है, बोन्स का अलग है, ब्लड का अलग है, तो सबका अलग अलग है, तो उनका स्ट्रक्चर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग है। तो ये आपकी यहाँ पे बात हुई स्मूथ मसल सेल्स की। ये फिर आपके ब्लड सेल्स आपके कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, ठीक है, दैट आर योर ब्लड सेल्स। नेक्स्ट वीडियो इज योर बोन सेल्स, आपकी जो बोन्स हैं उनका जो वो सेल है वो कुछ इस तरह के होते हैं आपके। नेक्स्ट इज योर फैट सेल, जो एक तो मसल्स हो गई, अब ये जो ऊपर ये जो चर्बी, ये जो फैट चढ़ा हुआ है उसका जो सेल्स होते हैं वो कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, फैट सेल्स। नेक्स्ट इज योर ओवम जो है इट्स ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। नेक्स्ट इज योर स्पर्म इज ए मेल रिप्रोडक्टिव सेल, है ना। एंड नेक्स्ट इज योर नर्व सेल्स जो होती हैं आपकी, जो आपका सिग्नल्स वगैरह ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, वो कुछ आपकी इस टाइप की दिखाई देती हैं, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैविंग द डिफरेंट फंक्शंस इन ए ह्यूमन बीइंग, है ना। तो वहां पे देखिए ये एक सिंगल सेल का बना हुआ है, यहाँ पे सो मेनी सेल्स और उसमें भी डिफरेंट काइंड के सेल्स और सबके अलग अलग फंक्शन, है ना। तो कितना सारा डिफरेंस है, लेकिन वन थिंग दैट इज कॉमन, दैट आर द सेल्स, सब में सेल्स हैं। तो ये आपका आप जो है वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लें। नेक्स्ट फिर हम वन बाय वन बात करेंगे जो इसके बेसिक, फिर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन से द सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे हमने बात की कि जो प्लाज्मा या जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट, है ना, जो एक तरह से बाउंड्री का काम कर रहा है। तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स, तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मींस कि उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उसको सेपरेट कर रहा है, बीच में एक बाउंड्री का काम कर रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे कि आपकी टॉफी का जो रैपर है वो वहां पे उसका कवरिंग का काम कर रहा है, जो कि उस टॉफी को इन्वायरमेंट से, मतलब वो गंदा ना हो, है ना, एक तरह से उसके कवर का काम कर रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जो सेल, जो आपका ये सेल मेम्ब्रेन है, ये यहाँ पर एक कवर का काम कर रहा है। ये चीज समझ में आई। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये परमेबल का मतलब क्या है? परमेबल है कि जिसमें से कोई भी चीज जो है वो उसमें से पास हो सके, दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ पासेज ऑफ एनी कंटेंट थ्रू इट, जिसमें से कोई भी चीज जो है आपकी पास हो सकती है, उसमें से आ जा सकती हो, उसको हम बोलते हैं परमेबल। अब यहां पर एक टर्म आई है सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिवली मतलब कि इट मींस कि वहां उसमें से हर एक चीज जो है उसमें से पास नहीं हो सकती। इट हैज द सिलेक्टिविटी, उसका खुद का एक सिलेक्शन है कि कुछ चीजें उसमें से पास हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। तो सिलेक्टिवली कुछ चीजें उसमें से पास हो सकती हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल, राइट। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, परमेबल है, लेकिन सिलेक्टिवली है, ठीक है। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट इन एंड आउट, है ना, ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए वो बाउंड्री का काम कर रही है ना, ये आपका सेल है, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी ये है, इसमें से अगर कोई भी कंटेंट इन या आउट होता है ना, तो वो किसके थ्रू होगा? इस मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये ही जो है यहाँ पे एंट्री अलाउ करेगी या नहीं करेगी, वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ कंटेंट्स जो है वो इसमें से जो है इन और आउट हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। सो ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, इस सेल में जो है आ जा सकते हैं। आल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और कुछ मटेरियल्स को ये जो है इसमें जो है एंट्री नहीं करने देती। जैसे कि भाई जिसके पास पास होगा वो उसी की एंट्री होगी, जिसके पास पास नहीं होगा उसकी एंट्री नहीं होगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। और फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका CO2 एंड O2 जो आपका गैसेस एक्सचेंज होता है,
मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। अब इनका जो एक्सचेंज होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि जब आपका कोई भी कंटेंट जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है तो वो दैट इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, जहां पे कंसंट्रेशन लो है, वहां पर जो है कंटेंट मूव करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि देखिए जो आपके सेल्स हैं, आपको जो फूड प्रिपेयर होता है वो कहां पर होता है? आपका सेल्स में होता है। ठीक है, जो एनर्जी वहां पे स्टोर होती है। तो अब देखिए वहां पर जो है आपका जो कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है, सेल्स को जो है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी है, और उसके लिए सेल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो क्या है कि आपका जो लंग्स, जब हम इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन रिच एयर जब हम इनहेल कर रहे हैं वो कहां पहुंचती है? हमारे लंग्स में। लंग्स के थ्रू देन वो ब्लड के साथ मिक्सअप होके देन वो आपकी जो है बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी जो सेल्स हैं वहां तक पहुंचती है। अब वो जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन का यूज करके जो है वहां पर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं और वहां पर वो फॉर्म करते हैं। क्या वहां पे बनता है? एक तो आपका वहां पर आपका फॉर्म होगा आपका वाटर प्लस CO2 प्लस वहां से एनर्जी वहां से रिलीज होगी जिसको कि वो स्टोर कर लेंगे। तो जो ये CO2 है, अब उसको भी जो है, अब वो क्या है? वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट है। वाटर की तो बॉडी को जरूरत है तो वो वहां पे आपका कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन CO2 का कोई यूज नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक है, उसको बॉडी से थ्रोन आउट करना है। तो CO2 आपका सेल से जो है आपका थ्रोन आउट होता है, ब्लड के साथ मिक्सअप होके लंग्स के थ्रू बाहर जाता है और ऑक्सीजन आपका अंदर आता है थ्रू द ब्लड, है ना। तो देखिए जब आपका CO2 जो है फॉर्म्ड हुआ तो वहां पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो आपका हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, तो वो CO2 जो है आपका ये जो आपका सेल है, सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है बाहर इससे निकल के ब्लड में मिक्सअप हो जाएगा, क्योंकि वहां पर CO2 की कंसंट्रेशन कम है। और ऐसे ही जो आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब यहाँ पे ब्लड जो है उसको जो है लेके आता है ना। अब ब्लड में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है ना। कंसंट्रेशन टू मूव करेगा कहाँ? सेल्स में, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो इस तरह से वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड से कहा जा रहा है? सेल मेम्ब्रेन में जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वो आपकी जो है सेल से ब्लड में मिक्सअप हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन और CO2 जो है आपकी जो सेल से जो है इन और आउट हो रही है थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये चीज समझ में आई? ऑक्सीजन और CO2 का जो है मूवमेंट किस तरह से होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है। अब ऐसे ही यहां पर हम बात करते हैं वाटर की। वाटर का जो अब यहां पर जो आपका मूवमेंट होगा इन और आउट, जो आपका वाटर अंदर या बाहर जाएगा वो किस बेसिस पे होगा? तो वो भी यहां पर वो भी आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के बेसिस पे ही होगा, लेकिन यहां पर हम इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जब इस तरह की मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का जो है आपका मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और यहां पर भी सेम यही रूल फॉलो होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर क्या है, जैसे कि यहां पे अभी हमने CO2 और ऑक्सीजन की बात की, तो ब्लड में क्या है? ब्लड में जब आपका ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो वो कहां जाएगा? सेल्स में। उसी तरह से सेल्स में क्या है? CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो CO2 आपकी कहां जा रही है? सेल से ब्लड में जा रही है। अब यहां पर कैसे होगा कि यहां पे वाटर का जो मूवमेंट होगा वो डिपेंड करेगा मीडियम में,
मीडियम जहां सेल रखा हुआ है उसके आसपास का मीडियम कैसा है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि जो आपका सेल है वो वाटर को फाइनली जो है फाइनली जो रिजल्ट उसमें वो वाटर को गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है या जो है मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, वो मीडियम के वाटर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, उसके बेसिस पे आपके 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन है। पहला है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, जब वाटर कंसंट्रेशन इन द सराउंडिंग मीडियम, जो आसपास का जो सराउंडिंग मीडियम है उसमें कंसंट्रेशन क्या है, ये एरो जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है, इट मीन इसकी ज्यादा है, किससे, वाटर कंसंट्रेशन इन सेल, सेल के कंपैरिजन में सेल में जो वाटर कंटेंट है, जो कंसंट्रेशन है वाटर की सेल में वो कम है इन कंपैरिजन टू मीडियम। देखिए वाटर आपका सेल से जो है मीडियम में भी जाएगा, मीडियम से वो सेल में भी आएगा, बिकॉज दीज आर द परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन जहां पर कंसंट्रेशन कम होगी उस डायरेक्शन में मूवमेंट ज्यादा होगा, जहां हायर कंसंट्रेशन वहां पर कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा, तो वहां पर जो है वाटर का जो मूवमेंट है वो या जो उसका अमाउंट है वो कम जो है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या है कि पानी आपका वो सेल से जो है जो वाटर है वो आपका मीडियम पे जा तो कम रहा है लेकिन वहां से आ ज्यादा रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा कि सेल क्या करेगा, वाटर गेन करेगा, क्योंकि पानी आया ज्यादा है, लॉस कम हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट है उसमें क्या होगा कि सेल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। और जब सेल वाटर गेन करता है तो वो स्वेल करता है, स्वेल करता है मतलब फूल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कोई भी चीज आप अगर लकड़ी का कोई टुकड़ा भी रखें पानी में तो फूल जाता है। ठीक है, स्वेल ऑफ करता है एंड स्वेल्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखोगे कि मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होगा, बट जहां पर कंसंट्रेशन कम होगी वहां पर जो है मूवमेंट उस डायरेक्शन में ज्यादा होगा, हायर कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में मूवमेंट वाटर का कम होगा। ठीक है, और ओवरऑल क्या होगा, ज्यादा वाटर अमाउंट ऑफ वाटर उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर कंसंट्रेशन कम है। अब नेक्स्ट यहां पे है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक कि जब आपकी दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो, सेल में भी कंसंट्रेशन वाटर की उतनी है और मीडियम में भी, तो वहां पर देखिए जब सेम कंसंट्रेशन तो मूवमेंट नहीं होगा वहां पर, तो नो मूवमेंट, यानी कि ना तो सेल जो है वाटर गेन करेगा ना लॉस करेगा, नो गेन नो लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक का अपोजिट। यहाँ पे सेल में जो है वाटर कंटेंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मीडियम, मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे उल्टा होगा। मूवमेंट तो देखिए दोनों डायरेक्शन में होना है, कंडीशन चाहे आपकी हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक, आपका सॉल्यूशन चाहे आपका हाइपोटोनिक हो या हाइपरटोनिक। ठीक है, मूवमेंट आपका दोनों डायरेक्शन में होगा, लेकिन अब यहां पर जो है सेल से पानी जो है आपका जो वाटर है वो ज्यादा जाएगा और आएगा कम, यानी कि ओवरऑल क्या होगा कि सेल जो है पानी को लॉस करेगा, पानी जो है उसमें कम होगा। ठीक है, बाय सेल लॉस वाटर बाय ऑस्मोसिस। और जब पानी आपने देखा होगा जब किसी में से पानी वाटर कंटेंट निकलता है तो वो क्या करता है, श्रिंक करता है, सिकुड़ता है, तो यहाँ पे सेल क्या होगा, श्रिंक करेगा। ठीक है, तो ये आपके 3 टाइप के यहाँ पे सॉल्यूशन है। मीडियम जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो सेल है वो वाटर लॉस कर रहा है, गेन कर रहा है या कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो यह ध्यान रहेगा। और इंपॉर्टेंट थिंग कि दोनों मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होना है, चाहे वो आपका ये वाला केस हो, फर्स्ट वाला केस हो या थर्ड वाला केस हो, दोनों डायरेक्शन में होगा, लेकिन ज्यादा किस डायरेक्शन में होगा उस चीज पे डिपेंड करेगा कि वाटर लॉस होगा या गेन होगा। ठीक है भाई, तो ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल CO2 का, वाटर का और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, और 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आप इसको जो है वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे सेल वॉल।
सेल वॉल्स जो है स्पेशली आपकी प्लांट्स में होती हैं। इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक और जो है बाहर की तरफ जो है आपकी कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है कि जो प्लांट्स है प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे देती हैं। आपने देखा होगा जैसे कि ह्यूमंस या एनिमल्स हो गए, उनका जो बाहर की जो स्ट्रेंथ है वो उतनी नहीं है ना, लेकिन प्लांट्स का जो बाहर का जो आपका पार्ट होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, डेट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, तो द प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर rigid outer covering that lies outside the plasma membrane. This is called cell walls. ठीक है, इसीलिए जो आपका बाहर का जो सेल प्लांट्स का स्ट्रक्चर होता है, जो उनकी बॉडी होती है वो हार्ड होती है, रिजिड होती है, राइट। तो द सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कॉल्ड सेलुलोज। ये जो है सेल वॉल्स ये कंपोज होती है, बनी हुई होती है सेलुलोज, इनके अंदर सेलुलोज होता है, दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। देखिए एनिमल्स या ह्यूमंस क्या है वो मूव कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है या कुछ भी है, दे कैन मूव एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। एंड प्लांट्स हैव टू विदस्टैंड वट एवर इज द सिचुएशन, है ना। तो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एटमॉस्फेयर, बारिश हो रही है और बहुत ज़्यादा धूप है ना, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो उसको जो है सेल वॉल्स एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस क्या है? द श्रिंकेज ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन द प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। अब देखिए अगर आपका जो मीडिया है वो आपका वो जो सॉल्यूशन है या मीडिया है वो हाइपरटोनिक हो, हाइपरटोनिक मीन्स कि वहां पर क्या होगा कि कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा कि जो आपका वाटर है वो कहाँ, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू कहाँ जाएगा, सेल से कहाँ जाएगा, उस मीडियम में जाएगा। ठीक है, यानी कि सेल से क्या है, वाटर लॉस होगा। तो जब वाटर लॉस हो रहा था तब क्या है, सेल आपका क्या करता है, श्रिंक करता है। तो क्या है कि जब आपका सेल श्रिंक करेगा तो आपका वो जो है सेल वॉल से क्या है, दूर जाएगा, बिकॉज सेल वॉल आपकी श्रिंक नहीं करेगी, बिकॉज आपकी जो सेल वॉल है वो आपकी रिजिड है वो वही, लेकिन जो आपका सेल है, सेल आपका क्या करेगा, श्रिंक करेगा, वो सेल वॉल से क्या है, दूर जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। जब आपका जो सेल है जब वो वाटर लॉस करते हुए ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर लॉस करते हुए श्रिंक करता है और सेल वॉल से जो है दूर जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ये चीज समझ में आई? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है आपका वाटर लॉस होगा, है ना, जो भी एक्सचेंज हो रहा है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, तो वो श्रिंक करेगा और सेल वॉल से दूर जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात करते हैं कि जब आपका जो मीडिया है वो जो है हाइपोटोनिक हो, यानी कि वहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि क्या होगा, वाटर, सेल क्या है, वाटर गेन करेगा। ठीक है, तो ये राइट। लेकिन अगर वो आपका मीडिया बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो, बहुत ज्यादा, देखिए डाइल्यूट का मतलब जानते हैं, वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया, यानी कि वेरी डाइल्यूट, यानी कि जो आपका मीडिया है वो क्या है, आपका हाइपोटोनिक है। ठीक है, हाइपोटोनिक है। डाइल्यूट मींस कि डाइल्यूट का मतलब कि जब आपका वाटर कंटेंट वो बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा होगी तो वाटर भी जो है उतना ही ज्यादा सेल के अंदर एंटर करेगा। क्या होगा कि जब दोनों डायरेक्शन में मूव, तो दोनों डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में वाटर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है सेल की तरफ मूव करेगा, सेल में एंटर करेगा। तो क्या है कि उसमें जितना वो स्वेल करता है, देखिए जब वाटर निकलता है तो श्रिंक करता है, जब वाटर आएगा गेन करेगा तो वो उतना ही स्वेल होगा, तो वो स्वेलिंग जो है वो उतना ही ज्यादा स्वेल करेगा। अब स्वेलिंग से क्या है कि वो स्वेलिंग से क्या है, फट ना जाए, ब्रस्ट ना हो जाए, बिकॉज जब किसी चीज में एक लिमिट से ज्यादा आप पानी भर दो तो वो क्या होगी, वो फट जाएगी। अब जैसे कि आपका बलून है, बलून में आप पानी भरते रहो क्या होता है, वो फूट जाता है, ब्रस्ट हो जाएगा। उसी तरह से आपके सेल्स हैं, तो आपके वो सेल्स जो हैं वो आपके ब्रस्ट ना हो ड्यू टू द तो वो जो आपके सेल्स हैं वो आपके ब्रस्ट ना हो, उसको रोकने के लिए वहां पर, तो वो जो आपके सेल्स हैं वो आपके ब्रस्ट ना हो, वहां पे आपका काम आते हैं सेल वॉल्स। सेल वॉल्स क्या है, सेल वॉल्स जो है जितना प्रेशर, अब देखिए जब वो जो है आपका स्वेल करेगा, फूलेगा, तो वो क्या है, जो सेल वॉल है उस पर प्रेशर डालेगा वॉल्स पे,
देखिए न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना प्रेशर वो वॉल्स पे डाल रहे हैं उतना ही प्रेशर वॉल जो है जो आपके सेल्स है, सेल कंटेंट है उस पर डालेगा, जिससे क्या है कि आपका जो सेल है वो आपका ब्रस्ट नहीं होगा। वॉल्स क्या करते हैं, उसको जो है ब्रस्ट होने से उसको रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो द सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ द प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया, जहां पर आपकी सेल वॉल्स होती हैं, टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग, बिना ब्रस्ट हुए बहुत ज्यादा डाइल्यूट जो है आपके मीडिया में भी वो विदस्टैंड करे बिना ब्रस्ट हुए, उसके लिए आपका वहां पर जो रोल प्ले करता है डेट आर द सेल वॉल्स, ठीक है। तो जब आपकी स्वेलिंग हो रही है तो वो ब्रस्ट से रोक रहा है सेल वॉल, और अगर आपका उसमें से वाटर कंटेंट निकलता है और सेल्स आपके श्रिंक करते हैं उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल्स। इसको आप वीडियो पॉज करके नोट करें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस, जो आपका सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जैसे कि आपका सेल हो गया, सेल में ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है ना, that is your nucleus. So the central part of the cell having double layer covering, that is called the nuclear membrane. जिस तरह से सेल की एक मेम्ब्रेन है जो उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, उसी तरीके से जो आपका न्यूक्लियस है उसकी भी एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, मतलब दो लेयर में आपकी मेम्ब्रेन होती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोल दिया, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल दिया। तो यहां पर ये जो है इसमें बाहर की तरफ ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, दो लेयर में ये बाउंड्री होगी, दैट इज योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, that is your nuclear membrane, right? Central part of the cell having double layer covering, that is called nuclear membrane, ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। एंड जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, that contains the cells hereditary information and control its growth and reproduction। हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन मतलब कि जो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है आपकी ट्रांसफर होती है, और ये किस फॉर्म में होती है, ये होती है आपकी फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इसके बारे में अभी हम जो है थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट्स तो आपके न्यूक्लियस में क्या होती है, आपकी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है, एंड वन मोर थिंग, इट कंट्रोल द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और ये जो है सेल की ग्रोथ और उसका रिप्रोडक्शन। सेल्स जो है डिवाइड होते हैं फर्दर, जो है एक सेल जो है आपका सिंगल सेल डिवाइड होता है टू सेल्स में, फिर ऐसे ही जो आपकी इस तरह से डिवाइडेशन होता रहता है, राइट। जिन ऑर्गेनिजम्स में जो है रिप्रोडक्शन सेल प्रोसेस के थ्रू होता है। Right? So the central part of the cell having the double layer covering, that is the nuclear membrane, and contain the cell's hereditary information. हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन मतलब कि जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है, या जो फीचर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। और वो आपकी किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वो डीएनए की फॉर्म में, ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डीएनए की फॉर्म में जो है आपकी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आपकी ट्रांसफर होती है, एंड कंट्रोल इट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और साथ ही साथ सेल, ये जो न्यूक्लियस है ये सेल की ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। देखिए कुछ आपके ऑर्गेनिज्म है जहां पर जो रिप्रोडक्शन होता है वो थ्रू द सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है, वो भी हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें एक सेल जो है फर्दर आपका टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है, फिर वो जो दो सेल्स जो है आपके भी फर्दर जो है टू सेल्स में डिवाइड होंगे। तो इस तरह से सेलुलर रिप्रोडक्शन चलता है, तो उस चीज को भी आपका न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द न्यूक्लियस कंटेन rod shaped structure called chromosomes which are visible when is about to divide। यानी कि न्यूक्लियस में आपके क्रोमोसोम एक लॉन्ग रोड शेप टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, और वो आपका तभी विजिबल होता है, तभी दिखाई देता है जब आपका सेल जो है वो डिवाइड होने वाला हो, राइट। और इस राइट, अब देखिए कि जो एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ही आपका डीएनए होता है। डीएनए की फुल फॉर्म है आपकी, ये यहां पे लिखी हुई है डीऑक्सरीबो न्यूक्लियाई एसिड। सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डी फॉर डीऑक्सरीबो, एन फॉर न्यूक्लियाई एंड ए फॉर एसिड,
राइट। अब ये जो डीएनए है, डीएनए में क्या होता है, इट कंटेन द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। तो मतलब इसमें ये क्या करता है, एक तरीके से जो न्यूक्लियस है, बिकॉज ये एक तरह से यहाँ पे सेल के ब्रेन का काम करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसके एक्शन को, उसके मूवमेंट्स को। तो ये जो इंफॉर्मेशन, अब न्यूक्लियस में भी वो चीज कहाँ पे होती है आपकी, क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में कहाँ, डीएनए, राइट। तो डीएनए जो है उसमें एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है जो सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब कि उसके रिप्रोडक्शन, ग्रोथ के लिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब उसको कैसे वर्क करना है, किसको क्या वर्क करना है। बिकॉज जैसे कि हमने बात की, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, जितने आपके ऑर्गन्स उसके अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही उनके सेल्स हैं, और वहां पे वो ऑर्गन वर्क क्यों कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज सेल्स। सेल्स उस तरह का वर्क कर रहे हैं, दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ऑर्गन वो काम कर रहे हैं। कि आपकी मसल्स हैं, मसल्स जो आपकी कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड कर पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्स, बिकॉज सेल्स का जो प्रॉपर सेल्स जो है उस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से बोन का अपना एक अलग फंक्शन है, तो वो क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स सेल्स। तो सेल्स की वजह से है ना। तो सेल्स, राइट। तो और सेल्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है। न्यूक्लियस में जो आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो आपका डीएनए है, ठीक है। तो वन थिंग इज दैट, सेकंड, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जो हम जो है बात कर रहे थे कि जो है ये डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है फीचर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट करने के लिए। और जैसे कि हम बोलते भी हैं कि भाई जो है बच्चे जो है बच्चा जो है अपने पापा पे गया या मम्मी पे गया, है ना, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो बॉडी स्ट्रक्चर का हो, है ना, फेस का हो, या फिर जो है आपकी जो आदतें, हैबिट्स होती हैं, तो वो सब जो आपका जो ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन टू अदर, पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन, वो आपका ट्रांसफर हो रहा है दैट बिकॉज ऑफ डीएनए। ये जो है आपका कुछ इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह का आपका ये स्ट्रक्चर होता है आपका डीएनए का, दैट इज द शेप ऑफ ए डीएनए, राइट। तो दैट इज योर डीऑक्सीरिबो डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रोमोसोम में जो प्रेजेंट होता है दैट इज योर प्रोटीन, राइट। तो डीएनए और प्रोटीन आपके कहां होते हैं, क्रोमोसोम में। एंड वन मोर थिंग, जैसे कि बात की, क्रोमोसोम आपका कब विजिबल होता है, जब जो है वो न्यूक्लियस ये जो सेल है वो डिवाइड होने वाला हो। उससे पहले जो है आपका जो डीएनए है या जो आपका क्रोमोसोम है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट प्रेजेंट इन द क्रोमैटिन फॉर्म, दैट प्रेजेंट इन द क्रोमैटिन फॉर्म, क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो डीएनए प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल व्हेन सेल इज नॉट When cell is not dividing, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है उस टाइम पे जो डीएनए है वो किस फॉर्म, डीएनए जो है वो कहां प्रेजेंट होता है आपका क्रोमैटिन में। और जैसे ही सेल डिवाइड होने लगता है तो क्रोमैटिन जो है वो आपका चेंज हो जाता है किसमें, क्रोमोसोम में, दैट चेंज इनटू क्रोमोसोम, जब वो डिवाइड होने लगता है। तो डिवाइड नहीं हो रहा तो किस फॉर्म में रहेगा, क्रोमैटिन। डिवाइड होते टाइम वो जो है एक रोड शेप्ड की स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, दैट आर कॉल्ड क्रोमोसोम। हम आते हैं यहाँ पे जीन्स। देखिए जैसे कि हमने डीएनए में बात की कि डीएनए जो है एक्चुअली डीएनए में क्या है, आपके हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन भी उसी में ही है, बाकी जो आपकी इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द सेल वो भी आपकी सारी डीएनए में है। लेकिन जीन्स क्या है, जीन्स में ओनली हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए जिसमें ओनली हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो जीन्स के थ्रू आपकी ट्रांसफर हो रही है। जीन्स क्या करते हैं, दैट आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट ट्रांसफॉर्म द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, राइट। जो आपकी जीन्स डीएनए में जीन्स, राइट, तो वो जीन्स हैं जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन को जो है आपके ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियस, नहीं ये है आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन, है ना, दैट इज कॉल्ड सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन। यहां पे क्या है कि देखिए कुछ सेल्स जो है उनका रिप्रोडक्शन सेल्स के डिवाइड होने पे होता है। एक सेल जो है आपका 2 सेल्स, देन फर्दर इस तरह से आपके सेल डिवाइड होते जाते हैं और आपका सेल का रिप्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। तो ये जो सेल रिप्रोडक्शन है वो कहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस से होता है। न्यूक्लियस आपका डिवाइड होता है, देखिए ये आपका कैसे होगा, जैसे सेल है, सेल में आपका ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये आपका
ठीक है, डिवाइड होने से पहले। जब ये डिवाइड होने वाला होगा तो ये कुछ आपका जो है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस शेप का आ जाएगा। ठीक है, जब ये 2 सेल में डिवाइड, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो भी आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और जो आपका न्यूक्लियस है वो भी आपका यहाँ पर कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियस यहां से आपका डिविडेशन स्टार्ट हो रहा है, और ये फिर नेक्स्ट जो है आपका अलग अलग सेल्स में जो है आपका डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है। एक सेल जो है आपका इस तरह से डिवाइड होता है, और ये कहां से, न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है आपका रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन इसको कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस, राइट। तो द न्यूक्लियस प्ले ए सेंट्रल फंक्शन इन द cellular reproduction, the process in which a single cell divide and formed 2 cells, that is called the cellular reproduction, and it is controlled by the nucleus, right। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर है कि आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेल में प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे जो है आपके ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। तो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट इज योर प्रोकैरियोट्स, और इस तरह के जो सेल्स हैं उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसी में जो है ये आपका बन जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें आपकी सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होती है, जिनमें आपकी जो है सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। कुछ आपके बैक्टीरिया वगैरह जिसमें आपकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। इस तरह के जो सेल्स हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, और इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर यूकैरियोट्स, और इस तरह के जो सेल है उनको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक दैट हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, अब इसी में जो है एक टर्म आती है डेट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या है, अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट कंटेन्स ओनली एंड दैट contain only nuclei acid is called nucleoid। अब ये जो ये है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं, इसमें क्या आपकी सेल मेम्ब्रेन नहीं है, तो क्या है, अब ये वाले जो आपके प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं इसमें आपकी सेल मेम्ब्रेन तो नहीं है। अब सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो बिकॉज ये एक तरह से बाउंड्री का काम कर रहा है ना, आपके जो आपका साइटोप्लाज्म है उसको जो है सेपरेट कर रहा है न्यूक्लियस से, एक बाउंड्री का काम कर रहा है। अब जब ये बाउंड्री नहीं होगी तो जो रीजन होगा वो डिफाइंड नहीं है, आपको नहीं पता कहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म स्टार्ट, कहाँ से आपका न्यूक्लियस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अनडिफाइंड होगा। तो इस तरह के जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होते हैं जिसमें कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और यहाँ पे ओनली जो है आपके इस तरह के रीजन में न्यूक्लियस में ओनली आपके न्यूक्लियाई एसिड्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड्स। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म जैसे कि हमने बात की, फ्लूइड टाइप का जो है आपका जो है कंपोनेंट होता है, जो आपका जो है न्यूक्लियस और जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उन दोनों के बीच में होता है, राइट। तो साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है, राइट। कंटेन मैनी सेल ऑर्गेनलीज जो है, अभी हम जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पे सेल ऑर्गेनलीज का ही है। तो जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। सो ये जो है ये सब आपके सेल ऑर्गेनलीज होते हैं, और ये आपके प्रेजेंट होते हैं जो आपका साइटोप्लाज्म है उसमें, राइट। एंड ईच सेल ऑर्गेनलीज परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और हर एक का जो है अभी जब हम इसमें स्टडी करेंगे तो हर एक का जो है क्या फंक्शन है वो सब हम वहां पे स्टडी करेंगे, राइट। तो दैट इज अबाउट द साइटोप्लाज्म। अब क्या है कि जो आपका ये जो आपके ऑर्गेनलीज होते हैं इनमें भी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बिकॉज सबकी एक मेम्ब्रेन है जिससे कि वो डिफाइन कि भाई ये आपका सबको जो है दूसरे से सेपरेट करने के लिए, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करने के लिए सबकी एक मेम्ब्रेन है। सेल की मेम्ब्रेन है, फिर अंदर जो है न्यूक्लियस जो है उसकी खुद की मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो है सेल ऑर्गेनलीज में आपकी मेम्ब्रेन होती है, और जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके जो सेल ऑर्गेनलीज हैं उसमें आपकी जो आपके सेल ऑर्गेनलीज हैं उसमें आपकी मेम्ब्रेन नहीं होती है।
तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें आपकी तो जो आपकी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन होती है। देयर आर द सेल्स हैव द मेम्ब्रेन इनक्लोज सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। ऑन द अदर हैंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये जो है मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे यही डिफरेंस हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या है। पहला जो डिफरेंस है दैट इज द साइज। जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो जनरली स्मॉल होते हैं। इनका जो साइज है दैट इज नियर अबाउट 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर, राइट। तो इनका जो साइज है वो इस रेंज में होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइज है वो जनरली लार्ज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, राइट। नेक्स्ट जो है यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन, जैसे कि हमने बात की प्रोकैरियोटिक में जो है आपका न्यूक्लियर रीजन जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अदर हैंड जो आपके यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें वेल डिफाइंड आपकी जो है वेल डिफाइंड रीजन होता है और वो जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है आपका इनक्लोज होता है। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि आपका जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें मोर देन 1 आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें जो है जैसे कि यहीं पे बात की अभी है ना, इसमें आपकी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं और इसमें आपके मेम्ब्रेन बाउंड जो है आपके सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है हमने जो सेल्स के बेसिक जो आपके फीचर्स हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस किए, राइट। तो ये आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, राइट, सेल ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में। थैंक यू सो मच गाइस।